फ्रेंड्स, डीपीएससी अनुपम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनुपम कुमार सिंह फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, ये टॉपिक हमने लिया है भूगोल सब्जेक्ट से। दोस्तों, अगर आप किसी आर्मी या एसएससी जीडी और अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें दोस्तों हमने 15 क्वेश्चन लिए हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अब तक पूछे गए हैं। तो गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से बगैर देरी किए हुए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि जो पहला क्वेश्चन है इसमें पूछा गया कि देशांतर की सबसे अधिक दूरी और न्यूनतम होती है कहाँ पे, सबसे अधिक हो सबसे कहाँ पर न्यूनतम होती है। तो सबसे पहले हम पृथ्वी का इस तरह से गोल है ग्लोब देख सकते हैं। तो अगर इस तरह से आपने ये तिरछी रेखाएं खींची हुई देखी होंगी ग्लोब पर, तो इस तरह की जो रेखाएं होती हैं इन्हीं को देशांतर रेखा कहा जाता है। पृथ्वी पर ऐसी कोई भी रेखा नहीं है, बस ये काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं और इन्हीं को हम देशांतर रेखा कहा जाता है। ग्लोब पर एक दूसरी तरह की भी रेखा देखने को मिलती है, इस तरह से लेटी हुई रेखाएं भी देखने को मिलती हैं, इन्हें अक्षांश रेखाओं के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों देखते हैं कि इस तरह की जो बीचों बीच पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती वाली जो अक्षांश रेखा है इसको शून्य अक्षांश रेखा कहा जाता है। इसी को विषुवत रेखा भी कहा जाता है। अगर इसी का नाम कहीं पे आपको देखने को मिलता है, भूमध्य रेखा भी देखने को मिलता है और इक्वाडोर भी इसका देखने को, इक्वेटर भी इसको नाम देखने को मिलता है। इक्वेटर है, विषुवत रेखा है, जीरो अक्षांश रेखा है, भूमध्य रेखा है। तो ये चार नामों से दोस्तों इसको जाना जाता है। तो यहीं पे जो होती है सबसे अधिक दूरी होती है, देशांतर रेखाओं के बीच की सबसे अधिक दूरी कहाँ पर होती है, यहाँ पर। यहाँ से देखेंगे और यहाँ के बीच की सबसे दूरी दोस्तों, ऐसा नहीं कि यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से समान समान रेखाएं होती हैं, तो यहाँ पे इस तरह से सबसे अधिक दूरी कहाँ पर होती है, यहाँ पे भूमध्य रेखा पर होती है। तो कितनी होती है दोस्तों, तो अगर हम बात करें 111.32 किलोमीटर, इतनी दूरी यहाँ पर होती है। अगर सबसे न्यूनतम पूछी देखी जाए तो ये ध्रुवों पर होती है। ध्रुवों पे जाकर देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती हैं। तो यहाँ पे सबसे कम ध्रुवों पे सबसे कम होती है और भूमध्य रेखा पे सबसे अधिक होती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। दूसरा क्वेश्चन है दाहड़ता चालीसा क्या है। तो दाहड़ता चालीसा क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में 40 अक्षांश के पास का स्थान जहां तेज पछुआ हवाएं चलती हैं। तो इसको इस तरह से समझते हैं, अगर हमारी पृथ्वी इस तरह से गोल है और पृथ्वी को दो भागों में बांटा जाता है, ऊपरी भाग को जो एक हमने अभी बताया था कि शून्य अक्षांश रेखा, इसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। तो इसे शून्य, इसके ऊपर जैसी अक्षांश रेखाएं होती हैं तो दोस्तों ये 90 अक्षांश रेखाएं होती हैं। इसी तरह से नीचे भी कितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं, ये भी 90 अक्षांश रेखाएं होती हैं। तो ऊपरी यानी शून्य रेखा से ऊपरी भाग को हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे भाग को हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। दो भागों में इसको डिवाइड किया गया है। दोस्तों अगर देखा जाए कि दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादातर क्या स्थान कम है और पानी की संख्या, सागरों की संख्या सबसे अधिक है। तो दोस्तों क्या होता है कि जो 40 अक्षांश रेखा है, यहाँ पर एक 40 अक्षांश रेखा है, यहाँ से शुरू करते हैं 0 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट करते हुए नीचे लाएंगे। तो जो यहाँ पे 40 अक्षांश रेखा है तो यहीं पे क्या है 40 से 50 तक, कितनी 40 से 50 के बीच में पछुआ हवाएं चलती हैं। पछुआ हवाएं ने क्यों कहा जाता है, तो सबसे पहले ये समझ लें पछुआ हवाएं, क्योंकि ये दोस्तों ये पश्चिम से पूरब ओर चलती हैं। तो पश्चिम इधर है दोस्तों, तो इस तरह की ये हवाएं चलती हैं, पश्चिम से पूरब ओर हवाएं चलती हैं, इसीलिए पछुआ हवाएं कहती हैं। जो कि यहाँ पे बहुत भयंकर तरीके से स्पीड होती है, तो जो आवाज़ करती हुई यहाँ से बहती हैं, इसीलिए इसे दाहड़ता चालीसा, साटा पचासा भी कहा जाता है, क्योंकि ये 40 से लेकर 50-60 के बीच में चलती हैं। तो 40 दाहड़ता चालीसा कहा जाता है, क्योंकि 40 अक्षांश के बीच से होकर यहीं पे बहती हैं, तो इसको पछुआ हवा इसलिए कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, माओरी का मूल निवास कहाँ है। तो मायूरी दोस्तों क्या है, एक जनजाति का नाम है
और दोस्तों ये जनजात न्यूजीलैंड में पाई जाती है, न्यूजीलैंड में पाई जाती है। अगर म्यूरी कई उप शाखाओं में बटी हुई है, इसकी अगर सबसे बड़ी हम शाखा की बात करते हैं तो नागा पोई है। कौन सी है? नागा पोई जनजात है, नागा पोई जनजात। माओरी की सबसे बड़ी जनजात कौन सी है? नागा पोई, जो कि न्यूजीलैंड में पाई जाती है। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, तुंगभद्रा तथा भीमा की नदियां किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कृष्णा। इसका आंसर जो है कृष्णा नदी। दोस्तों अगर कृष्णा नदी बात करते हैं तो ये महाबालेश्वर पर्वत से उद्गम स्थल है, महाबालेश्वर पर्वत से इसका क्या है? उद्गम स्थल है। और दोस्तों ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती, जहाँ की ये डेल्टा बनाती है। इसका जो डेल्टा है दोस्तों गोदावरी नदी से मिल गया है, जो गोदावरी नदी का डेल्टा है उससे जाकर इसका डेल्टा मिल गया है। अगर हम बात करें तो ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से होकर ये गुजरती है दोस्तों। तो इसकी जो सहायक नदियां हैं तुंगभद्रा है, भीमा है, पंचगंगा है, बाणगंगा है, घाट प्रभा है, ये सारी इसकी नदियां कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो छोटा नागपुर, दोस्तों छोटा नागपुर पठार को रूरल प्रदेश भी कहा जाता है। कौन सा? रूरल प्रदेश भी कहा जाता है। और दोस्तों छोटा नागपुर की सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है? पारसनाथ है, पारसनाथ है ये सबसे ऊंची चोटी छोटा नागपुर पठार की है। और यहाँ पर इसे रूरल प्रदेश भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं प्रायद्वीप कहते किसे हैं। प्रायद्वीप होता क्या है दोस्तों? भूखंड यानी स्थल का ऐसा भाग जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो। मान के चलो ये हमारा ऐसा स्थल है और इधर भी भारत का अगर हम दक्षिणी भाग देखें तो इधर क्या है दोस्तों? अरब सागर है, इधर नीचे क्या? हिंद महासागर है। और इधर दोस्तों देखते हैं कौन सा? ये हमारा कैसा है? बंगाल की खाड़ी। तो प्रायद्वीप कौन सा? तो ऐसा स्थल जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ हो तो उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। तो सबसे बड़ा अगर प्रायद्वीप है तो कौन सा है? अरब प्रायद्वीप है। ये देखिए 3 तरफ से घिरा हुआ है। आगे दोस्तों देखते हैं सबसे बड़ा कौन सा प्रायद्वीप है? अरब प्रायद्वीप है। सिनकोना वृक्ष से मलेरिया की कौन सी दवा बनाई जाती है? तो ये सिनकोना एक वृक्ष होता है और इससे दोस्तों मलेरिया की दवा बनती है। कुनैन अगर हम बात करें कि मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? ये मच्छर से फैलता है। किसके द्वारा फैलता है? मच्छर से फैलता है। तो ये किस मच्छर से फैलता है? मादा एनोफिलीज। कौन से मच्छर से काटने से बनता है? मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। दोस्तों इसमें जो होता है कपकपी के साथ में बुखार आता है। कपकपी के साथ में क्या आता है? बुखार आता है। उसी के इलाज के लिए एक कुनैन दवा बनाई जाती है जो कि सिनकोना वृक्ष से बनाई जाती है। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना दोस्तों ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो कोई 1957 में बनी गई थी। 1957 में बनी गई थी दोस्तों। ये सबसे बड़ी नहर परियोजना है जो कि दोस्तों राजस्थान में इसके द्वारा काफ़ी भाग में सिंचाई की जाती है। भांगड़ा नागल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, भांगड़ा नागल परियोजना। दोस्तों अगर हम बात करें भांगड़ा नागल परियोजना जो है वो भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। और दोस्तों इसी परियोजना के भांगड़ा नागल परियोजना जो कि किससे? सतलज नदी पर बनाई हुई है। किस नदी बनी हुई है? सतलज नदी पर बनी हुई है। और इसी बांध के पीछे एक झील बनाई गई है जिसका गोविंद सागर नाम से इसे
जाना जाता है। दोस्तों इसका जो उद्घाटन किया था गोविंद वल्लभ भाई पंत ने के द्वारा किया गया था, इसीलिए इसका नाम भी गोविंद सागर झील रखा गया है। किस नाम से जाना जाता है? गोविंद सागर झील, जो कि भांगड़ा नागल परियोजना से पीछे बनी हुई है। आगे बात करते हैं, किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी जाती है? लाल तारा दोस्तों मंगल को कहा जाता है, इसका उत्तर है मंगल को। तो लाल तारा, अगर बात करें कि मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? 2 उपग्रह होते हैं, डीमोस और फीबोस। डीमोस और फीबोस, इसके 2 उपग्रह हैं दोस्तों। और ये अपने अक्ष पे कितने दिन में चक्कर लगाता है? तो पृथ्वी के समान में ही ये 24 यानी एक दिन में अपनी धुरी पर पूरा चक्कर लगा लेता है। जितने की पृथ्वी अपनी धुरी पे अपनी परिक्रमा करती है, वहीं अगर हम बात करें ये सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करता है? अगर मंगल ग्रह पूछा जाए तो कि सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करता है, तो 6 से 87 दिन में करता है। 6 से 87 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है। वहीं अगर पृथ्वी कितने दिन में करती है, तो 3 से 65 दिन में करती है। पर अपनी धुरी पे चक्कर दोस्तों ये 24 घंटे में लगा लेती है। इसी तरह से मंगल ग्रह भी अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार परिक्रमा पूरी कर लेता है। तो ये था लाल ग्रह दोस्तों, मंगल को कहा जाता है। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों ये गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। तो अगर हम बात करें कि कोयला कितने प्रकार का होता है, तो समझो दोस्तों सबसे पहले कोयला 3 प्रकार का होता है। सबसे इंथ्रेसाइट, जो कि सबसे उत्तम इंथ्रेसाइट, इसको इंथ्रेसाइट कोयला कहा जाता है। और दोस्तों ये सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है। इसमें दोस्तों कार्बन की मात्रा कम से कम 80 से 95% तक होती है। और दोस्तों क्या होता है, इसको जलाने से क्या होता है, धुआं इसमें उत्पन्न नहीं होता है। ये ऐसा कोयला होता है एंथ्रेसाइट कोयला, जो को जलाने पर बिल्कुल धुआं नहीं उत्पन्न होता है। और दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। दूसरा नंबर पे दोस्तों बिटुमिनस कोयला होता है, जिसमें अगर हम कार्बन की मात्रा की बात करें तो 60 से 65% तक होती है। और इसमें कुछ मात्रा में धुआं जलाने पर उत्पन्न होता है। और वहीं दोस्तों देखते हैं कि लिग्नाइट कोयला, लिग्नाइट कोयला जो कि दोस्तों तमिलनाडु में पाया जाता है। और ये सबसे घटिया किस्म का कोयला होता है लिग्नाइट कोयला, घटिया किस्म का। इसमें कार्बन की जो मात्रा होती है 40 से 45% ही होती है। उसमें जलाने पर काफ़ी मात्रा में धुआं उत्पन्न होता है। तो सबसे उत्तम किस्म का कोयला एंथ्रेसाइट होता है और सबसे घटिया किस्म का कोयला लिग्नाइट होता है। तो बात कर लें, ये याद रखना दोस्तों, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड अगर देखा जाए तो सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है, विश्व का सबसे लंबा बांध है। और ये कहाँ पे है? उड़ीसा में, और महानदी पर दोस्तों बना हुआ है। अगर हम बात करें दोस्तों, महानदी में भयंकर तरीके से बाढ़ आती है। और महानदी को दोस्तों कहाँ का शोक कहा जाता है? तो उड़ीसा में दोस्तों क्या है, महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। किस नदी को कहा जाता है उड़ीसा का शोक? महानदी को कहा जाता है। और इसी महानदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? हीराकुंड, जो कि विश्व का सबसे बड़ा लंबा बांध है और ये उड़ीसा राज्य में है। आगे बात करें, रवांडा की राजधानी क्या है? दोस्तों तो रवांडा की राजधानी किंगाली है। और दोस्तों अगर हम बात करें रवांडा किस महाद्वीप में है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, अफ्रीका महाद्वीप में। अगर हम सभी महाद्वीपों की बात करें, सबसे कौन से महाद्वीपों में देशों की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो वो कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप में। लमसम कितना 54 देश इसमें हैं, अफ्रीका महाद्वीप में आते हैं। और इसी में दोस्तों एक देश है रवांडा, जिसकी राजधानी किंगाली है। माउंट एटेना, आगे देखते हैं माउंट एटेना किस पर्वतमाला में स्थित है? दोस्तों तो सबसे पहले हम जान लेते हैं माउंट एटेना है क्या। तो ये दोस्तों एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसा? सक्रिय ज्वालामुखी है। और ये दोस्तों कहाँ है? ये इटली एक देश है। और इटली के ही एक द्वीप, एक कौन सा द्वीप है? सिसिली। अब दोस्तों द्वीप किसे कहते हैं ये भी समझ ले। द्वीप दोस्तों जिसके चारों तरफ, ऐसा भूखंड, भूस्थल जिसके चारों तरफ पानी हो, ऐसे स्थल को हम द्वीप की संज्ञा से जानते हैं। तो इटली में ही एक छोटा सा द्वीप है सिसिली, उसी में माउंट एटेना एक सक्रिय ज्वालामुखी है। और इटली की अगर बात करें तो इसकी राजधानी रोम है।
तो इतना दोस्तों याद रखना। आगे देखते हैं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे बसा है? तो दोस्तों ये मरे डार्लिंग नदी के किनारे बसा हुआ है, और उसका क्षेत्रफल की बात करें तो 3000, मरे डार्लिंग जो कितनी है 3717 किलोमीटर। आगे बात करें, ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? दोस्तों ग्रीनलैंड की खोज अगर बात करें तो सबसे पहले किसने की थी? ग्रीनलैंड मार्स नेस। किसने की थी? मार्स नेस को। और उसके बाद दोस्तों कुछ समय बाद ये विलुप्त हो जाते हैं, मतलब इन्होंने वहाँ जाके कुछ उपनिवेश भी बनाए थे जो कि धीरे धीरे वहाँ समाप्त हो जाते हैं। और अगर द्वितीय प्रयास दोस्तों गेस्नर के द्वारा किया गया है, तो गेस्नर, तो अगर ग्रीनलैंड की खोज का श्रेय मार्सनेस और गेस्नर को दिया जाता है। वहीं अगर रॉबर्ट पेरी की बात करें तो इन्होंने उत्तरी ध्रुव की खोज की थी, उत्तरी ध्रुव की खोज की थी, और जो इन्होंने 1909 में की थी। कब की थी? 1909 में रॉबर्ट पेरी के द्वारा उत्तरी ध्रुव की खोज की जाती है, जबकि ग्रीनलैंड की खोज मार्सनेस या गेस्नर के द्वारा की जाती है। अगर हम बात करें ग्रीनलैंड जो है वो किसके अधिकार में है? ये डेनमार्क के अधिकार में क्षेत्र है दोस्तों। और दोस्तों एक सबसे रोमांच जानकारी दोस्तों ये जान लें कि ग्रीनलैंड में कहीं कहीं पे क्या होता है, अगर जहां अप्रैल से लेकर जुलाई तक सूर्य अस्त नहीं होता है, सूर्य अस्त नहीं होता है, बाद बाकी क्या है वहाँ की जो दिन पूरे होते हैं रात होती है, यानी पूरी जगह पे क्या हो जाती है, रात ही रात होती है। पर दोस्तों डिपेंड ये करता है, ग्रीनलैंड में आप ऐसे कहीं पे कैसी जगह भी हो सकती हैं कि जहाँ पे 2-4 घंटे के लिए सूर्य दिखाई देता है, और अदरवाइज कहीं पे ऐसी भी जगह हैं ग्रीनलैंड में जहाँ पे पूरी 24 घंटे में सूर्य नहीं दिखाई देता है। मात्र अप्रैल और जुलाई के बीच में क्या है, पूरे ग्रीनलैंड में क्या होता है, सूर्य कभी भी अस्त नहीं होता है। तो ग्रीनलैंड की जो खोज मार्सनेस या गेस्नर के द्वारा की गई थी, और जबकि रॉबर्ट पेरी के द्वारा दोस्तों किसकी खोज की गई थी? उत्तरी ध्रुव की खोज की जाती है। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है दोस्तों? तो जलप्रपात दोस्तों हम जान लेते हैं कि होता क्या है। कोई नदी दोस्तों क्या होती है, बहती हुई आती है और यहाँ पे जाकर एक निचला स्थल प्राप्त होता है, और यहाँ पे एक ऐसी पहाड़ी है, तो पहाड़ी से जो पानी गिरता है दोस्तों, पानी पहाड़ी से नीचे गिर रहा है, इसी को हम जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। ये नदी आ रही थी और यहाँ से नीचे, यहाँ से फिर बहना शुरू कर देती है नदी, इस तरह से यहाँ से फिर बहना शुरू कर दिया नदी ने। तो जो इतना जो वहाँ से ऊपरी से और नीचे तक का जो पानी गिरता है, इसी को हम क्या कहते हैं, जलप्रपात कहते हैं। तो इस तरह का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ है? साल्टो एंजिल है, साल्टो एंजिल है, जो कि वेनेजुला में पाया जाता है। तो वेनेजुला दोस्तों कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में देश है वेनेजुला। और दक्षिणी अमेरिका क्या है? एक महाद्वीप है। तो कौन से महाद्वीप में है वेनेजुला? दक्षिणी अमेरिका में है। और वेनेजुला की बात करें कि इसकी राजधानी क्या है? काराकस है। वेनेजुला की जो राजधानी है काराकस है। डोडोमा किस देश की राजधानी है? डोडोमा किस देश की राजधानी है? ये तंजानिया की है। और दोस्तों ये भी हमारे अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। अफ्रीका महाद्वीप का देश तंजानिया की राजधानी क्या है? डोडोमा है। वहीं युगांडा की राजधानी क्या है? तो युगांडा की राजधानी दोस्तों क्या है? तो युगांडा भी कहाँ? अफ्रीका महाद्वीप में का एक देश है, अफ्रीका महाद्वीप का। और इसकी जो राजधानी कंपाला है, इसकी राजधानी क्या? कंपाला है। किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? तो कब होती है दोस्तों? 3 जनवरी को होती है। कब होती है दोस्तों? 3 जनवरी को होती है। तो अगर हम न्यूनतम दूरी की बात करें, सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी 3 को होती है। अगर अधिकतम दूरी की बात करें तो 4 जुलाई को होती है। 4 जुलाई को दोस्तों सबसे अधिक दूरी होती है पृथ्वी और सूर्य की, वहीं सबसे न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होती है। दोस्तों एक बात समझने के लिए आप देखिए कि सबसे अधिक दूरी जब होती है तब क्या होती है? तो सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। जून जुलाई में क्या है कि सबसे अधिक धूप आती है पृथ्वी पर। ऐसा क्यों होता है कि जबकि अधिक दूरी है तो कम धूप आनी चाहिए? जबकि देख सकते हैं कि जनवरी में क्या होता है दोस्तों,
कि पृथ्वी और सूर्य की जो दूरी है निकटतम होती है तो अधिक धूप आनी चाहिए, जबकि 3 जनवरी यानी जनवरी और दिसंबर में क्या होती है, धूप बहुत कम मात्रा में होती है और कैसी शीत ऋतु होती है। तो दोस्तों इसी पर हमने हमारा वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसकी जानकारी दोस्तों हम किसी नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों अगर कोई आपका डाउट हो तो वो भी हमें कमेंट करके लिखें, जिसका हम आपको आंसर कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और दोस्तों आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, अगर किसी आपको ऐसा टॉपिक है जो आपको काफ़ी डाउट है और अभी तक आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं, तो वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो को दोस्तों लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।